महाराज महाराज महाराज, आज फिर से वही हो गया जो पिछले 6 महीने से हो रहा है। अरे क्या कहा मंत्री जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपके ही कहने पर तो हमने वहां कई सैनिकों को रखा था, तो फिर ये कैसे हो गया? हाँ महाराज, हाँ, आज फिर से वही हुआ जो महीनों से होता आ रहा है। महाराज, अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा हमारे राज्य का। क्या कहूँ महाराज। हो मंत्री जी, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो भारी समस्या हो जाएगी। विजयनगर नामक एक समृद्ध राज्य था जिस पर महाराज आदित्य वर्मन का शासन था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी रानी लीलावती हमेशा उदास रहती थीं, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। राज्य का मंत्री धूर्तकांत अपनी चालबाजियों के लिए कुख्यात था। गांव के लोग अपनी खेती बाड़ी से अपना पालन पोषण करते थे, लेकिन एक दिन राज्य में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। रात में महल से रहस्यमयी आवाजें आती और सुबह होते होते राजकोष से सोने के सिक्के गायब हो जाते। महाराज और मंत्री दोनों चिंतित थे। ओहो धूर्तकांत मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? हमारे राज्य में पहले तो कभी इतनी अशांति ना दिखाई दी। अरे राजकोष से धन गायब होना, यह किसी बड़े खतरे का संकेत है। वही तो महाराज, मैंने अपनी सारी सेना लगा दी, लेकिन कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। महाराज, ये किसी मानवीय शक्ति का काम नहीं लगता, शायद कोई अदृश्य शक्ति है। अरे ये क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो मंत्री? कोई अदृश्य शक्ति, ये क्या बकवास है? अरे कोई अदृश्य शक्ति होगी भी तो वो हमारे दरबार के राजकोषीय धन के पीछे क्यों पड़ी है? अब ये तो वो अदृश्य शक्ति बताएगी ना महाराज, मुझे क्या पता। अब देखिए, मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी है महाराज, माने या ना माने। हाँ ठीक है मंत्री जी, आप और सैनिकों को वहां पे लगाइए, और अगर कोई पकड़ा जाता है तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजा बहुत चिंतित था। कुछ महीनों से राजा के दरबार में राजकोष का धन गायब हो रहा था। राजा आदित्य वर्मन ने बहुत से उपाय किए, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला था। एक दिन राजा अपनी पत्नी रानी लीलावती के साथ बैठे हुए थे। महाराज, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ रानी जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? महाराज, मैं देख रही हूँ आप बहुत दिनों से परेशान लग रहे हैं, और अब तो आपने गांव की प्रजा से मिलना जुलना भी बंद कर दिया है। क्या हुआ महाराज? अरे क्या बताऊं आपको, आप तो जानती ही हैं कि कुछ महीने से हमारे दरबार में राजकोष के धन ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे कोई अपनी मर्जी से आता है और सारा धन ले जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर हमारे पास धन ही नहीं होगा तो हम कैसे अपने प्रजा की मदद करेंगे रानी? हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन महाराज, क्या हमारा राज्य अब सुरक्षित नहीं रहा? अगर हम अपने धन की रक्षा नहीं कर सकते तो प्रजा कैसे सुरक्षित रहेगी? हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करिए महारानी जी, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा, और अगर कोई भी इस अपराध में पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहुत परेशान कर दिया है मुझे। रानी लीलावती ने जब ये सुना तो उनका दुख और बढ़ गया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। कुछ दिन बाद फिर मंत्री धूर्तकांत राजा के पास चिंताजनक खबर लेकर आते हैं। महाराज महाराज महाराज, अब पानी सर से ऊपर बढ़ता जा रहा है महाराज। आज फिर से देखिए, हमारे राजकोष से धन गायब है महाराज। राजा मंत्री की ये बात सुन बहुत ज्यादा चिंतित हो गया और बोला,
अरे 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 अरे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मंत्री जी कि आखिरकार किया तो किया क्या जाए। हाँ वही तो महाराज, और आपने जैसा बोला था मैंने वैसा किया। बहुत सारे सैनिकों के होते हुए भी धन गायब हो जा रहे हैं महाराज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राज्य की सुरक्षा संकट में आ जाएगी महाराज। तभी पास में बैठी रानी लीलावती ने राजा को चिंतित देख बोला, महाराज, क्यों ना हम अपने महान ऋषि मुनि से इस समस्या के बारे में पूछें। वो हमें कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। आप सही कह रही हैं महारानी। हमें अब अपने महान ऋषि मुनि से बात करनी ही होगी। तभी रानी लीलावती की बात सुन महाराज ने ऋषि वशिष्ठ से मिलने का फैसला किया। वो दूसरे ही दिन अपने मंत्री के साथ ऋषि की कुटिया पहुंचे। हे ऋषि श्रेष्ठ, हमारे राज्य पर भारी संकट आया है। राजकोष से दिन प्रतिदिन धन गायब हो रहा है और हम इसका कारण नहीं जान पा रहे हैं। कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। राजा के इतना कहने पर ही ऋषि वशिष्ठ अपनी आंखें खोल उन्हें देखते हैं और फिर कुछ ध्यान करने लगते हैं, मानो कि वो धन के गायब होने का पता लगा रहे हों। और फिर वो बोले, महाराज, ये एक ना एक दिन तो होना ही था, और ये कोई अदृश्य शक्ति नहीं बल्कि एक छिपा हुआ रहस्य है जो आपके सिंहासन से जुड़ा है। इसका संबंध एक पुरानी प्रतिज्ञा से है जिसे आपके पूर्वजों में से एक ने तोड़ा था। इस रहस्य को केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही सुलझा सकता है जो लालच से परे हो। लेकिन प्रभु, हम कैसे उस शुद्ध व्यक्ति का पता लगा सकते हैं? मेरा मतलब, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लालच से परे है? महाराज, ये तो समय आने पर आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। तब तक आप अपने पूरे गांव में घोषणा करवा दीजिए ताकि जिसे भी इस रहस्य के बारे में पता हो वो जरूर आपके पास आ जाएगा। महाराज और मंत्री दोनों असमंजस में थे। वो महल वापस लौट आए। मंत्री धृतकांत के मन में लालच हिलोरे मार रहा था। वो सोचने लगा कि अगर वो इस रहस्य को सुलझा दे तो शायद उसे और अधिक शक्ति मिल जाए और वो उन सारे धन का मालिक बन जाएगा जो उस रहस्य में गायब हो चुके हैं। अरे, मैं तुमको रोज रोज बोलकर थक गई हूँ। देखो, आज भी राशन खत्म होने वाला है। तुम इन खेतों को छोड़ सेठ के यहाँ क्यों नहीं जाते काम करने? अरे 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 गीता, आज तुम फिर से शुरू हो गई। अरे हमने तुमको बोला है ना, हमको अपना काम करने में मजा आता है। मैं खुद का मालिक हूँ। हाँ, अब वैसे भी अभी मौसम के चलते फसल अच्छी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम खेतों में काम करना ही बंद कर दें। कुछ भी कहती हो। अरे, जब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्यों लोगों की मदद करने जाते हो? पहले अपनी मदद तो कर लो। अरे गीता, हम सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ ताकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और बात रही अपनी मदद करने की, तो ऊपर वाला कर ये रहा है ना। ऊपर वाला से बड़ा मददगार कौन होगा? देखना, हमको पूरा विश्वास है कि एक दिन हमें अपने काम का फल जरूर मिलेगा। हाँ, मैं भी देखती हूँ कौन सा चमत्कार होता है। और सुनो, खेतों में जाते वक्त रामू चाचा को बोलते हुए जाना कि मैंने उनके घर में पानी वाला घड़ा रख दिया था। अरे हाँ, ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं खेतों में। हाँ। रघु ये बोल घर से बाहर निकल जाता है। रघु गरीब था लेकिन दिल से बहुत अमीर।
वो हमेशा गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करता। आज रघु खेतों में जाते वक्त रामू चाचा के घर के पास पहुंचा और गीता ने जो बोला था वो बोल दिया। उसी वक्त रामू चाचा ने रघु को बोला, अरे रघु, हमने सुना है कि महाराज आदित्य वर्मन के दरबार में राजकोष से धन गायब हो रहा है। हैं, ये क्या बोल रहे हो चाचा? ये तो बहुत बुरी खबर है। अरे वही तो, महाराज ने इस रहस्य को सुलझाने वाले व्यक्ति को बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में देने का वादा किया है। ये सुन रघु वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच जब गांव में रघु अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अपने खेत में काम करते हुए उसे एक चमकता हुआ सिक्का मिला। उसने उसे उठा लिया और सोचा कि ये किसी का खोया हुआ होगा। रघु को काम करते करते शाम हो गई और वो अपने घर की ओर निकल गया। कुछ समय बाद जब रघु सोने जा रहा था, तभी वो उस सिक्के को अपने तकिए के नीचे रख देता है और सो जाता है। तभी कुछ समय बाद रात को जब रघु सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में एक वृद्ध महिला प्रकट हुई और बोली, हे रघु, तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। राजकोष से गायब हो रहा धन सिंहासन के नीचे छिपी एक गुप्त सुरंग में जा रहा है। ये सुरंग एक प्राचीन जाल का हिस्सा है जो उन लोगों को दंडित करता है जिन्होंने सोने का गलत इस्तेमाल किया। केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही इस जाल को निष्क्रिय कर सकता है और उस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है जो सदियों पहले टूटी थी। तुम्हें इस सिक्के को सिंहासन के आधार में बने एक छोटे से छेद में डालना होगा। रघु सुबह उठा और हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कल रात वो जो महिला उसके सपने में आई थी, वो सब एक सपना था या फिर कुछ और। तभी रघु ने उस सिक्के को लिया जो उसे कल खेतों में मिला था। उसी वक्त रघु के सामने उसकी पत्नी गीता आती है। अब कहाँ चल दिए? अब ये सिक्के को भी वापस करने का मन है क्या? अरे गीता, तुमको विश्वास नहीं होगा, कल रात हमने एक सपना देखा और हमारे उस सपने में इसी सिक्के का जिक्र था। हाँ। अरे सुबह सुबह और कुछ नहीं मिला क्या जो सिक्के और सपने का नाटक कर रहे हो? मुझे पता है तुम इस सिक्के को भी वापस करने जा रहे हो जिसके ये सिक्के हमारे खेत में गिर गए होंगे। अरे हाँ हाँ, मैं तो ये सारे सिक्के वापस कर देता, लेकिन अभी नहीं। अभी हमको लगता है कि इसका एक काम करना बाकी है। हमको क्या लग रहा है गीता कि इस सिक्का ही है जो महाराज और हमारी समस्याओं का समाधान है। हाँ। रघु फिर गीता को और कुछ नहीं बताता। वो जानता था कि गीता लालच में आकर उससे वो सिक्के भी ले सकती है। तभी उसने कल रात के सपने को सच मान लिया। वो तुरंत महल की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो राजा आदित्य वर्मन के दरबार में पहुंचा, तभी महल के द्वार पर उसे रोक दिया गया। कौन हो तुम? किसान? और यहाँ क्या कर रहे हो? बिना महाराज की अनुमति के तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे मुझे महाराज आदित्य वर्मन से मिलना है। हमारे पास राज्य के संकट का समाधान है। ये सुन एक सैनिक राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, दरबार में एक गरीब किसान आया है जो एक रहस्य को सुलझाने का दावा कर रहा है। अच्छा, क्या वो सही बोल रहा है? चलो एक काम करो, उसको मेरे सामने तो लेकर आओ, फिर देखते हैं। राजा के इतना बोलने पर ही द्वारपालों ने उसे अंदर जाने दिया, क्योंकि महाराजा ने घोषणा की थी कि जो भी कोई समाधान लेकर आएगा उसे तुरंत महल में लाया जाए। रघु को दरबार में पेश किया गया। आओ किसान, बताओ
क्या है तुम्हारे पास जो तुमने दरबार में लेकर आने का कष्ट किया? बताओ। महाराज, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। महाराज, बात यह है कि कल जब हम अपने खेतों में काम कर रहे थे ना, तभी हमको एक चांदी का सिक्का मिला। और जब हम कल सो रहे थे तब हमको एक सपना आया जिसमें एक वृद्ध महिला इस सिक्के का जिक्र करते हुए राजकोष के धन का गायब होने का हल भी बता रही थी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो दयालु किसान, क्या कहा उस वृद्ध महिला ने तुम्हारे सपने में? राजकोष से धन गायब होने का क्या रहस्य बताया? बताओ। महाराज, मुझे कल रात जो सपना आया ना, हमको विश्वास है कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। ये हमारे राजकोष का धन जो है वो सिंहासन के नीचे एक गुप्त सुरंग में जा रहा है। और ये एक प्राचीन जाल है महाराज, और इसे निष्क्रिय करने के लिए मुझे इस चांदी के सिक्के को, जो मैंने खेत में पाया था ना, ये वाले सिक्के को सिंहासन के उधार में बने एक छोटे से छेद में डालना होगा महाराज। ये सुन राजा के साथ साथ दरबार के सारे मंत्री चौंक गए। उसी वक्त मंत्री धूर्तकांत ने रघु की बात को मजाक में उड़ाया और हंसने लगा। फिर बोला, वाह 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 वाह, देखो तो सही महाराज इनकी मूर्खता। काबिले तारीफ है, अव्वल नंबर की उम्दा प्रदर्शन। अरे महाराज, एक साधारण किसान के सपने पर विश्वास करके आप सिंहासन को छूने की अनुमति देंगे क्या? अपवित्र हो जाएगा महाराज, ऐसा ना करिएगा। इनका क्या है, ये तो मूर्ख है। आप तो समझदार है ना महाराज। मंत्री के ये कहने पर राजा ने थोड़ा सोचा, क्योंकि ये सुरक्षा से संबंधित सवाल थे। लेकिन तभी राजा को उस ऋषि मुनि की बात याद आ गई। शांत रहो धूर्तकांत। तुम ये भूल रहे हो कि ऋषि वशिष्ठ ने कहा था कि एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही रहस्य सुलझाएगा। इस किसान में हमें वो शुद्धता दिखती है। ठीक है, आओ रघु, तुम इस रहस्य को सुलझाओ। महाराज ने रघु को सिंहासन के पास जाने की अनुमति दी। रघु ने ध्यान से देखा और सिंहासन के आधार में एक छोटा सा, मुश्किल से दिखने वाला छेद पाया। उसने धीरे से उस सिक्के को उस छेद में डाल दिया। जैसे ही सिक्का छेद में गिरा, एक तेज रोशनी चमकी और महल की जमीन हिलने लगी। सिंहासन के नीचे एक गुप्त द्वार खुल गया, जिसमें एक प्राचीन सुरंग दिखाई दी। सुरंग के अंत में गायब हुआ सारा सोना और एक प्राचीन ग्रंथ पड़ा था। सब हैरान थे, खासकर मंत्री धूर्तकांत, जो शर्मिंदा था, क्योंकि उसकी नजर इस सारे सोने पर थी और उसकी योजना अब नाकामयाब हो गई थी। तभी रानी लीलावती रघु से बोली, महाराज, ये सारे खजाने ये ईमानदार और शुद्ध व्यक्ति ही ला सकता है। कृपया आप इसे अनुमति दें। हाँ रानी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जाओ रघु, ये सारे धन और वो ग्रंथ इधर लेकर आओ, जाओ। रघु ने सुरंग में प्रवेश किया और ग्रंथ को बाहर ले आया। उसी वक्त ऋषि वशिष्ठ भी दरबार में पहुंच गए और उन्होंने कहा, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। महाराज, इस ग्रंथ में आपके पूर्वज महाराज सूर्यदेव की एक प्रतिज्ञा लिखी है। उन्होंने युद्ध में मिले सोने का उपयोग अपने निजी सुख के लिए किया था, बजाय इसके कि वो उसे प्रजा के कल्याण में लगाते। इस कारण एक श्राप लगा कि जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उस सोने और सारे धन को खोज कर वापस ना कर दे और एक नई प्रतिज्ञा ना ले ले, तब तक धन गायब होता रहेगा। हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रघु। आज तुम्हारी वजह से हम ये सारे धन को बचा पाए और इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर पाए। अगर आज तुमने हमारी और हमारे राज्य की मदद ना की होती तो शायद ये पूरा का पूरा मेरा राज्य ही तबाह हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे नहीं नहीं महाराज, ये तो किसी न किसी को करना ही था। मैं तो खुद भगवान का शुक्रगुजार हूँ जो हमको इस काम के लिए चुना गया। क्योंकि अगर कल वो सिक्का नहीं मिला होता ना, तो वो सपना भी नहीं आया होता, तो शायद हम भी यहाँ नहीं होते। राजकोष के धन ऐसे ही गायब होते होते खत्म हो जाते महाराज। शुक्र तो भगवान का करिए जो हमको भेज दिया। हाँ महाराज, रघु ने आज वो काम कर दिया जो यहाँ का बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं कर पाया। रघु, तुमने न केवल हमारे राज्य को संकट से बचाया, बल्कि हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थता ही असली धन है। महाराज आदित्य वर्मन ने तुरंत प्रतिज्ञा ली कि वो उस सारे सोने का उपयोग प्रजा के कल्याण और राज्य की समृद्धि के लिए करेंगे। उन्होंने रघु को धन्यवाद दिया और रघु को उस सारे धन में से कुछ हिस्सा दिया, जिससे रघु की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। साथ ही साथ उसे अपना निजी सलाहकार नियुक्त किया। रानी लीलावती ने भी रघु की सराहना की और अपने मन में एक शांति महसूस की। उस दिन के बाद राज्य में फिर कभी धन की कमी नहीं हुई और विजयनगर पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। हाँ चलो, आज खेत का काम जल्दी हो गया। चलो पास वाले तालाब में नहाने चलते हैं। बाप रे बाप, बड़ी गर्मी है। हैं? ये क्या हो गया? हे ससुरा, ये तो तालाब सूख गया। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, अब समझा। ये इतनी गर्मी पड़ रही है, इसी के कारण ये हुआ होगा। हाँ, अब ये तो होना ही था। मुकेश भाई, ये यहाँ सूखे तालाब के पास क्या कर रहे हो? अरे भाई, ये तालाब कब सूख गया? मैं तो इसमें नहाने आया था। अरे भाई, 2 दिन की आग में ही ये तालाब सूख चुका है। और वो क्या है ना कि गर्मी इतनी पड़ रही है और कितने महीनों से तो बारिश भी नहीं हुई है। अब ये तालाब सूखेगा नहीं तो क्या होगा? हाँ भाई, तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन यार मतलब तालाब सूखने से हमारे खेतों में पानी नहीं जा पाएगा। हाँ भाई, ये बात तो है। इसीलिए मैं तो अपने कुएं से पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई करता हूँ, और वो भी न जाने कब तक करना होगा, क्योंकि ऐसी गर्मी पड़ रही है तो क्या पता मेरा कुआं भी सूख जाए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो भाई, अब चलते हैं। बाप रे बाप, बड़ी गर्मी लग रही है, नहाना भी नहीं हो पाया। ये है सूरजपुर गांव। ये गांव हरे भरे खेतों, फलों के बागों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और खुशहाल थे। वो सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करते और अपनी फसलों को उगाते थे। गांव में एक राजा राज करते थे, जिनका नाम सूर्यसेन था। राजा सूर्यसेन दयालु और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनका एक चतुर और अनुभवी मंत्री था, जिसका नाम बुद्धि सागर था। महाराज, आपके आदेशानुसार मैंने बादलपुर गांव के राजा को पानी और अनाज की भारी कमी की समस्या के ऊपर जानकारी भिजवा दी है। अब बस उनके जवाब का इंतजार रहेगा। हाँ, लेकिन महामंत्री जी, वो सब तो ठीक है, पर मुझे क्या लग रहा है कि हमें अब अपने खजाने को खोलना ही पड़ेगा गांव में आई इस समस्या को सुलझाने के लिए। अरे नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए। बस एक बार बादलपुर के राजा का जवाब आ जाए तो हमारी मदद जरूर करेंगे वो। इस साल सूरजपुर पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान से आग बरस रही थी और धरती तप रही थी। महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। गांव के कुएं और तालाब सूख गए थे।
नदियां भी सिकुड़कर पतली धारा बन गई थीं। मुकेश नाम का एक किसान भी इसी गांव में अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। मुकेश एक परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेत में चला जाता और देर शाम तक काम करता। उसकी पत्नी गंगा भी घर और खेत के कामों में उसका पूरा साथ देती थी। देखो मुकेश, अब कुएं में थोड़ा सा ही पानी बचा है, ये भी कब तक चलेगा? क्या कहें गंगा, ऐसा लगता है कि धरती माता हमसे रूठ गई है। अरे हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन मुकेश, गांव के और भी किसानों का यही हाल है। सब परेशान हैं। बच्चे प्यास से रो रहे हैं और जानवर बेहाल हैं। अब क्या कहें गंगा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये गर्मी देखिए, बिना बारिश के गर्मी बाप रे बाप सहन ही नहीं होती। क्या होगा भगवान। अरे रत्नाकर चाचा, अब आप ही बताओ क्या होगा इतनी गर्मी में हमारा। गर्मी से तो अब गांव के बच्चे भी बेहाल हो गए हैं। बाप रे बाप। हाँ भाई, ऊपर से फसल बर्बाद होने के कारण बाजार में सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। हाँ, ये तो तुम लोग ठीक बोल रहे हो, लेकिन इस गांव का बुजुर्ग किसान होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हमें फिर से राजा के पास इस समस्या के ऊपर बात करनी होगी, नहीं तो मुझे लग रहा है कि हमारी हालत और भी खराब होने वाली है। हाँ रत्नाकर चाचा, तुम बिल्कुल सटीक बात बोल रहे हो। अगर हम राजा के पास नहीं गए ना तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ तो ठीक है चाचा, कुछ दिन और रुक जाते हैं, उसके बाद हम लोग खुद ही जाएंगे राजा के पास। क्यों, ठीक है ना? धीरे धीरे गांव के किसानों की हालत और खराब होती गई। गर्मी और सूखे के कारण कई लोग बीमार पड़ने लगे, पशु मरने लगे और खेतों में दरारें पड़ने लगी। गांव में मातम का माहौल छा गया। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग और कुछ किसान के साथ साथ मुकेश भी राजा सूर्यसेन के पास अपनी परेशानी लेकर गए। वो राजा के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, इस साल हमारे गांव पर प्रकृति का कहर टूटा है। बारिश न होने से सब कुछ सूख गया है। हमारे खेत बंजर हो गए हैं और हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है। लोग और जानवर मर रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है महाराज, हमारी मदद कीजिए। हाँ, मैं आप लोगों की समस्या समझ सकता हूं, इसीलिए मैंने आप लोगों के बोलने से पहले ही बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक मुझे भी इस प्राकृतिक समस्या से निपटने का उपाय नहीं मिला। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, मैं जल्द ही कुछ न कुछ करूंगा। लेकिन महाराज, अगर हमें कहीं से भी थोड़ा बहुत भी पानी मिल जाता तो कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाती, क्योंकि गांव के किसान सबसे ज्यादा पानी की समस्या से परेशान है महाराज। हाँ। ये सब सुनने के बाद राजा अपने महामंत्री की तरफ देख बोलते हैं। मंत्री जी, आप देख रहे हैं ना कि हमारे गांव में कितना बड़ा संकट आया है। मेरी प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। अब हमें कुछ करना होगा, कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे इस सूखे की समस्या को हल किया जा सके। महाराज, बहुत खोजने के बाद मुझे एक बात पता चली है। इस गांव के बाहरी इलाके में पहाड़ों के पीछे एक रहस्यमयी पहर है। वहां पर कई सिद्ध और ज्ञानी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। शायद उनमें से किसी के पास कोई ऐसा उपाय हो जिससे हमें इस संकट से मुक्ति मिल सके। क्या बात कर रहे हो, सच में? हो, तो फिर हमें तुरंत वहां किसी को भेजना चाहिए। सुनिए, तो जो भी जंगल से होते हुए उस पहाड़ में जाकर किसी ऋषि मुनि से बात करके गांव के लिए पानी लाने का कोई उपाय या कोई जादुई वस्तु लेकर आएगा, मैं उसे बहुत सारा धन और सम्मान दूंगा। लेकिन महाराज, वहां जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस पहाड़ का रास्ता बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है।
जंगल के रास्ते से होकर जाना होता है और वहां खतरनाक खतरनाक जंगली जानवर होते हैं महाराज। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है मंत्री जी। इसीलिए हमें गांव के सबसे बहादुर और निडर व्यक्ति की जरूरत है जो उस पहाड़ पर ऋषि मुनि से बात करे। राजा ने तुरंत पूरे गांव में ये घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति पहाड़ों के उस रहस्यमयी पहर में जाकर किसी ऋषि मुनि से मिलकर गांव के लिए कोई जादुई वस्तु या पानी लाने का उपाय खोज कर लाएगा, उसे राजा की ओर से ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। गांव के कई साहसी युवक राजा की घोषणा सुनकर उस पहर की ओर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो पहर बहुत खतरनाक माना जाता था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और जंगली जानवरों के डर से बहुत कम लोग ही वहां जाने की हिम्मत कर पाते थे। लेकिन जैसे ही मुकेश ने जब राजा की घोषणा सुनी, अगर मैं उस पहर में जाकर किसी ऋषि मुनि से मिलकर कोई उपाय ला सकूं, तो ये तो मेरे गांव और मेरे लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा, उनकी जान बच जाएगी। हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूं उन महान ऋषि मुनि से मिलने। तभी मुकेश अपनी पत्नी गंगा को सारा कुछ बताने पहुंच जाता है। गंगा, मैंने राजा की घोषणा सुनी है। मैं उस पहर में जाकर किसी ऋषि मुनि से मिलने और गांव के पानी का कोई उपाय ढूंढने का सोच रहा हूं। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? वो पहर बहुत खतरनाक है। वहाँ जंगली जानवर और अनजान खतरे हैं। मैं तुम्हें अकेले वहाँ नहीं जाने दूंगी। अब गंगा, देखो मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी चिंता होगी, लेकिन मुझे यह भी पता है कि हमारे गांव के लोग किस हाल में हैं। देखा है ना, बच्चों की प्यासी आंखें मुझसे देखी नहीं जाती। अगर मैं कोशिश ना करूं तो भी मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरी मदद करेंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन अपना ख्याल रखना और जल्द ही लौट आना। अगले दिन सुबह मुकेश ने अपनी पत्नी से विदा ली और उस रहस्यमयी पहर की ओर निकल पड़ा। उसका मन गांव के लोगों की चिंता और एक उम्मीद की किरण से भरा हुआ था। कुछ देर चलने के बाद मुकेश अपनी मंजिल की सबसे खतरनाक जगह पर पहुंचा, जो ये जंगल था। अरे बाप रे बाप, ये जंगल तो बहुत घना है और न जाने कौन कौन से जानवर यहाँ रहते होंगे। लेकिन मुझे यहाँ बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी जंगली जानवर मेरे ऊपर हमला कर सकता है। हाँ, चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बहुत तेज प्यास भी लगी है, लेकिन मेरे पास अभी तो थोड़ा सा ही पानी है। ठीक है, मैं काम चला लूंगा इतने पानी में ही। मुकेश जब जंगल के बीचों बीच था, जैसे ही मुकेश एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा, तभी उसके पास एक खरगोश आया। अरे अरे अरे, ये क्या? ये खरगोश तो मेरे पास ही आ रहा है। कहीं ये कोई जादुई खरगोश तो नहीं है? चलो इसे भगाता हूँ। अरे 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 अरे, भाग यहाँ से। भाग, अरे भाग जा, नहीं तो मैं बताऊं क्या, मारूं। हट। अरे नहीं 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 दोस्त, मैं एक रहस्यमयी खरगोश हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो जंगल के बाहर वाले पहाड़ों पे जा रहा हूँ, जहाँ महान ऋषि मुनि रहते हैं। मुझे उनसे अपने गांव की समस्या के ऊपर कोई उपाय लेना है। अच्छा, तो तुम वहां जा रहे हो? ठीक है, तुम मेरे लिए एक काम करो। जब तुम उन महान ऋषि मुनियों से मिलोगे ना, तब उनसे पूछना कि मैं कब इंसानी रूप में आऊंगा
कब मेरा श्राप खत्म होगा, पूछोगे ना? हाँ हाँ ठीक है खरगोश जी, मैं उनसे आपके सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। मुकेश ये बोल फिर से अपने रास्ते निकल जाता है। तभी थोड़ी देर चलने के बाद उससे एक हिरण मिलता है। अरे भाई, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, कल से कुछ खाया पिया नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं हिरण जी, ये लो, थोड़ा सा पानी मेरे पास है, लो लो पी लो। मुकेश हिरण को पानी पिलाता है। जब हिरण की प्यास बुझ जाती है तब हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो दोस्त? मैं जंगल वाले पहाड़ों पे जा रहा हूँ, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। अच्छा, तो तुम वहां जा रहे हो। देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम्हें यह बता सकता हूँ कि तुम किधर से जाओगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा ऐसी बात है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए हिरण जी, क्योंकि मुझे इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ देखो दोस्त, तुम इस रास्ते से जाओ, क्योंकि दूसरा वाला रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं। वहां खतरनाक जीव रहते हैं। हाँ, सब मेरे जैसे नहीं होते ना जंगल में। जाओ जाओ। मुकेश के पास जो थोड़ा सा पानी था वो तो खत्म हो गया, लेकिन बदले में उसे पहाड़ों तक पहुंचने का सही रास्ता मिल गया था। और अब मुकेश थोड़ा खुश होकर जल्दी जल्दी वहां जाने लगा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक बुढ़िया मिली, जो जंगल में ही एक छोटी सी कुटिया के पास बैठी थी। अरे बूढ़ी माँ, आप यहाँ जंगल में अकेली क्यों बैठी हैं? बेटा, मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मुकेश बुढ़िया को सारी बातें बताता है और तब बुढ़िया बोलती है, बेटा, तुम जब उन महर्षि मुनि से मिलो तो मेरे एक प्रश्न का जवाब पूछते आना कि मेरा ये पेड़ कुछ सालों से फल नहीं दे रहा, तो क्या करने पर ये पेड़ फिर से पहले की तरह फल देने लगेगा? ठीक है बूढ़ी माँ, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर पूछूंगा। ये बोल अब मुकेश फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है और अब कई मुश्किलों का सामना करके जंगली जानवरों की दहाड़ सुनकर डरते हुए अंत में वो उस पहर में पहुंचा जहां ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसने एक शांत और पवित्र स्थान देखा जहां एक वृद्ध ऋषि अपनी कुटिया के बाहर बैठे ध्यान कर रहे थे। मुकेश धीरे धीरे उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। हे महान ऋषि, मैं सूरजपुर गांव से आया हूं। हमारे गांव पर सूखे का बहुत बड़ा संकट आया है। लोग और जानवर प्यास से मर रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारे गांव को पानी मिल सके? ऋषि ने अपनी आंखें खोली और मुकेश की ओर देखा। उनकी आंखें शांत और करुणामयी थीं। उन्होंने मुकेश की दुख भरी कहानी सुनी और कुछ देर तक विचार किया। हे वत्स, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं। प्रकृति का प्रकोप कभी कभी ऐसा ही होता है, लेकिन तुम एक साहसी और बहादुर व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई मटका दूंगा। इस मटके में हमेशा पानी भरा रहेगा। तुम इसे अपने गांव ले जाओ और इसका पानी सभी लोगों और जानवरों को पिलाओ। लेकिन याद रखना, इस मटके का पानी कभी भी व्यर्थ नहीं करना। ऋषि ने अपनी कुटिया के अंदर से एक छोटा सा मिट्टी का मटका निकाला। वो देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई थी। ऋषि ने वो मटका मुकेश को दिया। हे महान ऋषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे गांव पर बहुत बड़ा उपकार किया। लेकिन मुझे आपसे 2 सवालों का जवाब चाहिए। पहला ये कि जो रास्ते में मुझे खरगोश मिला था, उसका श्राप कब खत्म होगा और कब वो इंसानी रूप में वापस आएगा? और दूसरा, मुझे बूढ़ी माँ मिली थी, उनका वो पेड़ कब उन्हें फल देना चालू करेगा?
बिल्कुल बालक, देखो, तुम उस खरगोश से बोलना कि जब उसे कोई लोभ रहित व्यक्ति स्पर्श करेगा तब वो अपने इंसानी रूप में वापस आएगा, और वो बूढ़ी जब अपने पेड़ से फल की चिंता ना करते हुए उसे रोज मन से पानी देगी और उसकी देखभाल करेगी, तब उसका वो पेड़ खुद ब खुद फल देने लगेगा। मुकेश ने ऋषि से सारे प्रश्नों के जवाब लिए, उन्हें बार बार प्रणाम किया और उस जादुई मटके को लेकर खुशी खुशी अपने गांव की ओर रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद जब वो जंगल में आया तो उसे वही बुढ़िया मिली। बेटा, क्या तुम मेरे प्रश्न का जवाब ले आए? हाँ बूढ़ी माँ, मैंने महान ऋषि से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको अपने पेड़ से फल की चिंता ना करते हुए उसे रोज पानी और उसकी देखभाल करनी है। ये पेड़ आपको एक दिन जरूर फल देगा। बस यही कहा उन्होंने। ये सुन बुढ़िया खुश हो गई और मुकेश अपने मटके के साथ गांव की तरफ चला गया। जैसे ही वो गांव पहुंचने वाला था, वहां उसे वो खरगोश मिला। दोस्त, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब ले आए? हाँ दोस्त, महान ऋषि ने बोला है कि जब तुम्हें कोई लोभ रहित व्यक्ति स्पर्श करेगा ना, तो तुम खुद ब खुद इंसानी रूप में आ जाओगे। अच्छा, तो दोस्त तुम ही एक बार मुझे स्पर्श करो ना। मैंने तुम जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा। हाँ। तभी मुकेश उस खरगोश को छूता है। मुकेश के छूते ही वो खरगोश एक इंसानी रूप में आ जाता है। ये व्यक्ति मुकेश को धन्यवाद बोल वहां से चला जाता है और मुकेश भी अपने गांव की तरफ निकल जाता है। बहुत मुश्किल सफर के बाद मुकेश आखिरकार अपने गांव सूरजपुर वापस पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। वो बेसब्री से ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वो क्या लेकर आया है। अरे मुकेश भाई, ये बताओ, क्या तुम्हें सूखे से बचने का कोई उपाय मिला? क्या वहां वो महान ऋषि मुनियों ने कुछ उपाय बताया? हाँ, मैंने उन महान ऋषि मुनियों से बात की और उन्होंने मुझे ये जादुई मटका दिया और कहा कि इस मटके के पानी को कभी भी व्यर्थ मत करना। इस मटके से पानी कभी खत्म नहीं होगा। मुकेश की बातों पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। एक छोटा सा मिट्टी का मटका कैसे पूरे गांव की प्यास बुझा सकता है? मुकेश ने मटके का ढक्कन खोला और उसमें से पानी निकला। सभी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि मटके में पानी खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना पानी निकालता, मटका उतना ही पानी से भरा रहता। अरे वाह भैया वाह, ये तो सच में जादुई मटका निकला। वाह 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 मुकेश, तुमने तो कमाल कर दिया भैया, कमाल कर दिया। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मुकेश का धन्यवाद किया और उस जादुई मटके से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाई। सूखे खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी। कुएं और तालाब फिर से पानी से भर गए। जब राजा सूर्यसेन को इस जादुई मटके के बारे में पता चला तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुकेश को दरबार में बुलाया और उसका भव्य स्वागत किया। हाँ मुकेश, तुमने वाकई में एक अद्भुत काम किया। तुमने अपनी हिम्मत और चतुराई से हमारे गांव को सूखे के संकट से बचाया है। हम तुम्हें तुम्हारा इनाम अवश्य देंगे। राजा ने मुकेश को ढेर सारा धन, जमीन और सम्मान दिया। पूरे गांव में मुकेश की बहादुरी और बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। जादुई मटके के कारण सूरजपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मुकेश और गंगा भी सुख और शांति से रहने लगे। वो हमेशा उस ऋषि मुनि के आभारी रहे जिन्होंने उनकी मदद की थी। लेकिन ऋषि की बात मुकेश और गांव के लोगों को हमेशा याद रही कि उस जादुई मटके के पानी को कभी भी व्यर्थ नहीं करना है। उन्होंने हमेशा उस पानी का सावधानी से उपयोग किया
और कभी भी उसे बर्बाद नहीं किया।